हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सी सेट के प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूं। तो मिला लेना आप लोगों ने कितना सही बनाया है। तो चलो देखते हैं गणित सब्जेक्ट के सी सेट के प्रश्नों को। तो पहला जो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुत ही सरल आया है ना आप लोगों का पेपर। थोड़ा सा सी सेट जो है वो थोड़ा सा कठिन है एक एक नंबर के प्रश्नों में। हालांकि ये प्रश्न बहुत ही सरल है पर आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। मिला लेना। देखो पहला प्रश्न क्या है, बहुपद एक्स वर्ग प्लस 4x प्लस 4 के शून्यांकों का गुणनफल होगा। तो गुणनफल बताना है, ठीक है, योगफल नहीं बताया, गुणनफल। तो सी अपान ए, तो सी 4 है और 1 है, तो 4 कहाँ पे है, 4 उत्तर बी, तो आंसर बी आ जाएगा। इसके बाद दूसरा देखो, निम्न में से कौन सा एक द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं जिसके दो घात ना हो। ये दोनों गुणा दो घात बन जाएगा, ये दोनों गुणा दो घात बन जाएगा, ये भी दो घात हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक घात है एक्स की, तो यही जो है इसका आंसर है द, क्योंकि एक चर रैखिक समीकरण है ये। तीसरा प्रश्न देखो, कोसेक स्क्वायर 60 अंश, तो साइन के जस्ट उल्टा होता है। तो साइन के 60 अंश में कितना होगा मान, करनी 3 अपान 2। अब वो पलट दो इसको, तो ये हो जाएगा 2 करनी 3। अब यहाँ पे क्या है, वर्ग है तो वर्ग कर दो, तो 2 दूनी 4 और करनी करनी 3, तो 3/4। तो कहाँ है 3/4, द में, तो इसका उत्तर द हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न देखो, बिंदु -1 -4 किस चतुर्थांश में, दोनों अगर माइनस में हो तो तृतीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश जिन लोगों ने लिया उनका आंसर सही है। पांचवा देखो, आर त्रिज्या तथा एल तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु के वक्र पृष्ठ पाई आर एल। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई आर एल। सा भी हो गया, मतलब पांचवा भी हो गया, सा आ गया है ना। अब देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति देखो। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखो पहला प्रश्न क्या है, एक मिनट, ये हो गया, कट गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कोष्टक के मतलब अंडर रूट के अंदर है। तो अंडर रूट के अंदर है तो इसका जो मान होता है वो होता है, कितना होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कोसेक होता है ना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर, तो वर्ग हट जाएगा है ना, अंडर रूट ऐसे कर देंगे तो फिर क्या होगा, वर्ग हटा देते हैं तो कोसेक क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो कोसेक जो है, कोसेक थीटा इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने कोसेक थीटा लिया उनका आंसर सही है। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न, यदि किसी रैखिक समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है तब रेखाएं खाली स्थान होगी। कोई भी ना हो तो परस्पर, यहाँ पे परस्पर आ जाएगा। एक परस्पर का मतलब होता है, देखो इससे ए सेट में मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था ना, परस्पर का मतलब मैं बता दूं, परस्पर लेना है यहाँ पे। देखो ये है एक भुज एक कोटि है ना, तो एक ही रेखा पर दोनों रहना। ठीक है, और अनंत अनेक हल में क्या होता है, समांतर होता है, तो उसमें समांतर आएगा ए सेट वाले में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे परस्पर आ जाएगा, क्योंकि एक ही रेखा पे दोनों है, समझो दो रेखाएं एक ही रेखा पर, इसीलिए कोई हल नहीं है कहा जाता है, तो ये परस्पर आ जाएगा। इसके बाद देखो चक्री चतुर्भुज का एक कोण 60 अंश, तो उसका सम्मुख कोण कितना होगा, तो ये 60 अंश हो गया एक कोण, दूसरे कोण को बी रख लेते हैं, और दो कोणों का योग 180 अंश, इसको इस पार ले आके आएंगे तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा 120, उत्तर आ गया 120। ठीक है, तो जिन लोगों ने 120 लिया है उनका आंसर सही रहेगा। तीसरे प्रश्न में, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ठीक है, सबसे बड़ी जीवा यही है, केंद्र से होकर जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, व्यास, क्या कहते हैं, व्यास। तो सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति खाली स्थान को होती है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 मार्च, ठीक है, वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 मार्च को होती है। तो वित्तीय वर्ष 31 मार्च, ठीक है, नया साल की समाप्ति नहीं कह रहा, वित्तीय वर्ष। तो बैंक का वित्तीय वर्ष जो होता है वो 31 मार्च, तो बैंक वाला जो अध्याय 8 है बैंकिंग और कराधान से ही टॉपिक है, तो 31 मार्च ही आएगा। इसके बाद देखो अगला, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे मिश्रधन, इसलिए ये कथन असत्य है। दूसरा प्रश्न देखो, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो वे त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। ये भी असत्य है, समरूप होते हैं, तो उल्टा बता रहा है, तो इसलिए ये असत्य होगा। तीसरा प्रश्न देखो, बिंदु P05 धनात्मक y अक्ष पर स्थित है, तो क्या ये y अक्ष पर स्थित है, बिल्कुल y अक्ष पर स्थित है। देखो y का मान कितना दिया है, 5 है, तो मतलब ये सही है, तो ये सत्य हो जाएगा। यदि a अनुपात b अनुपात c हो तो c को मध्य अनुपाती कहते हैं, क्या ये सत्य है, ये असत्य है, ये असत्य है।
अगर ये बी कहता तो मैं सत्य लेता, ठीक है, इसलिए ये असत्य है। दो विषम संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो ऐसे ही देख लो यार, 3 का वर्ग करके दो विषम संख्याओं का योग, एक मिनट यहाँ पे मैं वर्ग क्यों कर रहा हूँ भाई, वर्ग नहीं होगा, 3 + 5 फिर भी कर लो 8 आ जाए, दो विषम संख्या होगा का योग 8 हो रहा है, सम होता है, ये सत्य है। ठीक है, ये कथन क्या होगा, सत्य। देख लो 3 + 5 जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, मतलब सत्य है। अब दो अंक के प्रश्न देख लेते हैं। देखो इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, माध्य समांतर माध्य निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, समांतर माध्य है ना, तो समांतर माध्य में इन दोनों को जोड़ोगे और जितने हैं उतने से कि क्या किया जाता है, भाग दे दिया जाता है। दो संख्या है मतलब ये y और y कट गया और x x 2x और 2 कट गया तो x बस इसका उत्तर आएगा। जिन लोगों ने x लिया उनका आंसर सही रहेगा। यहाँ पे देखो क्या है, प्रवणता पूछा, ढाल और प्रवणता एक ही होता है ना, इसको घटा दो तो 1 आ गया ऊपर से और इसको यहाँ पे 6 में 3 घटाओ 3, 1/3 आएगा इसका उत्तर। प्रवणता का सूत्र बस लगाना है आपको, सूत्र याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए कह रहे हैं, माध्यिका ज्ञात करना है, कितना पहले गिन लो, 3 3 6 7, तो n+1/2 वाला सूत्र लगेगा। अब इसे क्रम से जमाना है, सबसे छोटे को पहले, है ना, पहले ये 7 1 8 मतलब 4 आएगा, ये n का मान 7 हो गया और +1 2 8, तो 8/2 बराबर कितना आ रहा है, 4। चौथा पद को निकालना है, तो देखो पहले सबसे छोटे को जमाओ, 38 सबसे छोटा है तो ये पहला अंक बन गया, 38 के बाद 39 है, नहीं है 40 दूसरा बन गया, 41 तीसरा बन गया और 42 चौथा, तो इसका जो उत्तर है वो 42 ही आएगा। ठीक है, सभी प्रश्नों का उत्तर तो नहीं बता सकता लेकिन आसान आसान है, तो देख लो पांचवा छठवा सभी आसान आया है। ठीक है, ये भी बना होगा छठवा बहुपद p वाला, है ना, यहाँ पे एक रख के हल करना है। देखो x-1 का मतलब क्या है, मैंने बताया था ना, गुणनखंड और प्रमेय दोनों एक जैसा ही रहेगा और यहाँ पे गुणनखंड से आया है तो प्रमेय विधि का यूज करके बनाना है, तो बना होगा ये प्रश्न, सरल है। इसके बाद सातवां देखो, सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा 4 का गुणज होता है। तो 4 के गुणज होता है कि नहीं, ये अध्याय 14 से है। फिर यहाँ पे देखो ये वाला प्रश्न भी आया, 8वां 9वां भी आया है ना, 2 मूल वाला, और 10वां एक बेलन के आयतन वाला। ठीक है, तो ये सरल है, पूरा मैंने बता दिया था। ठीक है, और उसके बाद 11वां 12वां से लेके सब में है, सब के में समान है, तो उसे बताने की जरूरत नहीं है।